हे गाइस, वेलकम बैक टू इंस्टा गुरुजी 2.0। हम आपके एमएससी और बीएससी दोनों लेवल के लिए जो न्यूक्लियर फिजिक्स उसकी बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। कल मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी। आज जैसा कि मैंने आप लोगों से सिलेबस डिस्कशन के अंदर चर्चा करी थी कि सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस को जानेंगे। तो उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हम लोग जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है या फिर जिसको आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे उसका मास हो गया, जैसे उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया, जैसे उसका स्पिन हो गया, तो ये अपन बैक टू बैक चीज़ें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज अपन किन टॉपिक्स की देखो डिटेल से चर्चा करेंगे, किन टॉपिक्स को हम लोग टच करेंगे, तो वो साइज ऑफ न्यूक्लियस या फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जिसके अपन डिटेल से बात करेंगे। फिर मैं बात करूंगा फैक्ट्स ऑन साइज। जो आपकी साइज है ना उसके ऊपर अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं जिनको जब आप सुनोगे तो आप खुद भी आश्चर्य से देखो भर जाओगे, जिनके अपन चर्चा करेंगे। और न्यूक्लियर डेंसिटी की हम लोग बात करेंगे। जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है ना वो किस प्रकार की होती है, और डेंसिटी के लिए कर्व है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक तरह से देखो ये दो एक चीज़ है, ये दो एक चीज़ है। तो आज के इस एक वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियस की दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसान सी। मैंने जैसे कि आपको कल ही कहा था कि इस बुक के बारे में आप जनरली ये सुनते हैं लोगों से कि बहुत टफ बुक है, बट एक्चुअली कुछ भी ऐसा नहीं है। आपकी जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी जिसके अंदर हम लोग बीएससी और एमएससी के लिए प्रॉपर्ली न्यूक्लियर फिजिक्स लेकर चल रहे हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हम बात करते हैं देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि भाई न्यूक्लियस की जो साइज़ है न्यूक्लियस की उसको हम कैसे मेजर करेंगे। अभी आप लोग ये बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि हमें जो नोट्स है वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो अगर हम यहाँ से क्लास ले लेंगे तो एग्जाम में लिखेंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे सारे नोट्स लिख कर अवेलेबल करवाने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले समझो उसके बाद आपके नोट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। देखो क्या होती है साइज ऑफ न्यूक्लियस। मैं कहता हूँ देखो आपका बिल्कुल सेंटर के अंदर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपन मानते हैं ये है न्यूक्लियस। अच्छा, ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर हालांकि बता दिया था, बट थोड़ी सी चर्चा देखो करनी यहाँ पे ज़रूरी रहती है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद में फर्स्ट वीडियो हमारे। न्यूक्लियस का पता हमें कैसे चला, हमने उस पिछली वाली वीडियो के अंदर बात करी थी कि जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि गोल्ड फॉइल ली, उसके ऊपर बोम्बार्टमेंट कराया जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका। तो जब उन्होंने बोम्बार्टमेंट कराया तो ये देखा कि जो आपके मैक्सिमम आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल बिना डेविएशन के सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वहाँ पे एटम है, इफ देयर इज एन एटम, तो उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द उसका पार्ट है, मोस्ट ऑफ द उसका हिस्सा जो है ना वो है खाली, रिक्त स्थान है वहाँ पे, एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे। इसलिए जो आपके अल्फा पार्टिकल्स है वो बिना डेविएशन के, बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधे निकल गए। लेकिन उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि किसी एंगल के ऊपर डेविएट हुए थे, और उनमें से बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो वापस से उस 180 डिग्री के पाथ के ऊपर रिटर्न होकर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एटम है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट वो आपका एम्प्टी है। कुछ पार्ट उसके बीच में एक ऐसा है जहां पे हाई डेंसिटी का मीडियम है जिसकी साइज तो बहुत ही छोटी है, जिसके अपन अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है और उसके ऊपर एक चार्ज है। उस चार्ज के फलस्वरूप हुआ क्या कि जो अल्फा पार्टिकल्स था ना उनको उसने डेविएट किया। अब देखो डेविएशन हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे जो अपन को चीज़ दिखेगी ना, वहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है, तो बिल्कुल हम लोग कहते हैं कि जो भी आपका एटम होता है उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर एक हाई डेंसिटी की मास होता है, हाई डेंसिटी का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस कितना छोटा है देखो, इसकी कल्पना तो मैंने आपको कहा ना, इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो आप खुद आश्चर्य से बढ़ जाओगे जब अपन बात करेंगे। बिल्कुल सेंटर में आपका है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के देखो चारों तरफ होती है बहुत सारे कक्षाएं जिनको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं, जिनके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं सिंपली। अब जब हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस की, तो इस न्यूक्लियस की रेडियस को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। जब हम बात करते हैं किसी एटम की रेडियस को मेजर करने की, तो उसमें हम सिंपली ये कहते हैं कि कोई भी आपका जो एटम है उससे और उसके जो आउटर शेल के अंदर जो उसके सबसे बाह्यतम कोश है उसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। उस औसत दूरी को या उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी परमाणु की त्रिज्या, एटमिक रेडियस। लेकिन जब बात आती है किसी आपके ये जो नाभिक होता है इसकी त्रिज्या को हम लोग कैसे नापें, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी समस्याएं अपने सामने आती है क्योंकि इसकी जो साइज़ है बहुत छोटी होती है। तो अब इसकी साइज़ को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो रदरफोर्ड थे ना उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल और कुछ थ्योरेटिकल वैल्यूज़ का प्रयोग करते हुए हमें ये बताया कि जो आपके न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो साइज़ होती है अराउंड 10⁻⁻15 मीटर। एक्चुअल उन्होंने जब बताया था तो ये समथिंग 10⁻⁻14 मीटर था, जिसको कि हम आगे जब इसको अच्छे जो अपने पास उपकरण है ना जिनके जरिए हम लोग इसकी बिल्कुल प्रिसाइजली
जो इसकी साइज है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे हमें पता चला कि एटॉमिक जो रेडियस होती है वो तो होती है आपकी 10⁻⁻10 मीटर, बट जब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके लिए न्यूक्लियर रेडियस की, तो वो जो न्यूक्लियर रेडियस है वो अपन को मिलते हैं 10⁻15 मीटर, या इसको हम लोग फेम्टोमीटर भी कहते हैं। एक ही बात है, ये हमारा फेम्टोमीटर है, फर्मीमीटर भी इसको कह सकते हैं। अब देखो जब इतना छोटा न्यूक्लियस है हमारा, जब हमारे न्यूक्लियस की रेडियस इतनी छोटी है, तो इतने छोटे रेडियस के अंदर अगर कोई चीज़ है तो उसको डिटेक्ट कर पाना कितना मुश्किल है। कल हमने बात करी थी, जैसे हमने लोगों ने कल देखा था कि जेम्स चैडविक थे, उन्होंने आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करती थी। तो न्यूट्रॉन कहाँ है? इस आपके नाभिक के अंदर ही, तो न्यूक्लियस के अंदर ही है। अब देखो मैं एक बड़ा न्यूक्लियस यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग थोड़ी और आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, इसको हम लोग देखो जनरली स्फेरिकल मानते हैं। स्फेरिकल मानने का एक रीज़न भी है हमारे पास कि क्योंकि जो हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा तो उसके बिल्कुल बीचों बीच हमें एक ऐसा स्फेयर फॉर्म के अंदर हम उसको माने, क्योंकि देखो नाभिक जो आपको बहुत ही छोटा होता है, अब बहुत ही छोटा है तो यहाँ पे इसके अंदर चूंकि पार्टिकल्स भी हैं तो हम इसको सबसे मिनिमम जो एरिया कवर करता है उस सरफेस को यहाँ पे मानेंगे। अब जो मिनिमम सरफेस वाले एरिया कौन सा होगा? अगर देखो आप मैं बात करूँ, हैंकी है आपकी, रुमाल है, अगर आपने रुमाल को इसे बाहर निकाल के ऐसे लटका रखा है तो उस रुमाल का जो सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपने उसको फोल्ड करके ऐसे बिल्कुल हाथ में मुट्ठी में डाल के उसको जेब में डाल दिया, उसका सरफेस एरिया बहुत ही कम है। यानी अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके आपको उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको आपको न्यूनतम करना है, तो आप क्या करो कि उसको गोल मथोल करके उसको एकदम राउंड शेप दे दो। तो राउंड शेप के अंदर यहाँ पे स्फेरिकल हम लोग इसको मानते हैं, गोलाकार शेप के अंदर हम लोग नाभिक को मानते हैं। अब देखो आपका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? आपके प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और ये सब है ना इसके अंदर एनोनिमसली फैले हुए हैं। ये इस प्रकार से आपके मान लेते हैं, ब्लैक के अंदर जो मैंने बनाई ये आपके प्रोटॉन मान लेते हैं, ठीक है। और जो मैं रेड से अभी आपके लिए बनाऊंगा उनको हम लोग मान लेते हैं न्यूट्रॉन। यानी इनके बीच में न्यूट्रॉन है और इनकी जो डेंसिटी है वो किस प्रकार से डिपेंड करती है वो हम आगे वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल देखो हम लोग जब रेडियस की बात करें तो रेडियस के अंदर हम लोग और क्या देखने वाले हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का देखो बिल्कुल से क्या है, ये यहाँ पे सेंटर है। इस सेंटर से जब हम इसकी जो आउटर शेल है इसकी तरफ जाते हैं, अभी अब मैं आगे बात करूँ जब अपन रेडियस की बात करें ना इसी के अंदर, कि इसकी जो ये आउटर आपको सरफेस दिखाई दे रही है, एक्चुअल के अंदर किसी भी न्यूक्लियस के लिए सुस्पष्ट नहीं होती है। इसकी भी देखो अभी अपन चर्चा करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका नाभिक है ना, इसके केंद्र से ये जो नाभिक की अपन को बाहरी सतह दिखाई दे रही है जो कि वास्तव में नहीं होती, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन डिस्टेंस, माध्य दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे परमाणु त्रिज्या, सॉरी नाभिकीय त्रिज्या। और नाभिकीय त्रिज्या कितनी छोटी है, अगर मैं आपको एक कंपेरिजन करके बताऊं तो हम कहते हैं भाई जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, इस हाइड्रोजन एटम के लिए जो इसकी परमाणु सॉरी नाभिकीय त्रिज्या है वो कितनी है, 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, ये रेडियस है, रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर। जो आपका हाइड्रोजन है ना उसको हम लोग सबसे छोटा नाभिक मानते हैं, सबसे छोटे नाभिक की त्रिज्या इतनी है। मैं यदि बात करूं यूरेनियम जैसे बड़े नाभिक की, तो सुनना मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं रेडियस की बात करूं यूरेनियम की, तो ये जो यूरेनियम की रेडियस है ये मुझे मिलती है तकरीबन 7 × 10⁻⁻15 मीटर, यानी ये 0.8 फेम्टोमीटर, और नीचे वाली है 7 फेम्टोमीटर। सबसे छोटा नाभिक ये है, सबसे अपने पास जो बड़े नाभिक है ना, सबसे बड़ा नहीं कहूँगा, एक बहुत बड़ा नाभिक है ये यूरेनियम का, उसकी साइज जो है वो ये है। तो देखो सबसे छोटा और ये जो बड़ा नाभिक है इनके बीच में कितना अंतर आ रहा है, बहुत ही कम अंतर आ रहा है। एक तरह से मान लो आप 7 गुना हुआ है इसका, लेकिन दिखने में 7 गुना हम कह सकते हैं बड़ी चीज़ है, लेकिन एक जो हमारा बड़ा एटम होता है उसके अंदर भी आप न्यूक्लियस की साइज को देखिए कितना छोटा है। तो आप कल्पना करके देखिए न्यूक्लियस कितना छोटा है। और ये तो सुनो, अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंदर आपको बताऊंगा, जब न्यूक्लियस इतना छोटा है और अगर अपन बात करें इसके बाहर जो इसके शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिसके कारण पूरा परमाणु बनता है, इस नाभिक के एवज में परमाणु का आकार कितना बड़ा है, ये सुनकर देखो आप लोग सभी चौंधिया जाओगे बिल्कुल से। मतलब बहुत शानदार इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये क्या है, इसकी न्यूक्लियर रेडियस है। अब देखो जो न्यूक्लियर रेडियस है, हम लोगों ने जब बात करते हैं बोर के एक्सपेरिमेंट की, जो आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था, 12th के अंदर भी आप लोगों ने देखा, जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है उसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। तो एटॉमिक रेडियस की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो वो एटॉमिक जो रेडियस होती है वो तकरीबन हमारे लिए होती है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है, तकरीबन ये हमारी रेडियस होती है। तो देखो अगर मैं इनका कंपैरिजन करता हूं तो कंपैरिजन करने पर मुझे यह पता चलता है कि अगर
आपका कोई नाभिक है, उसकी रेडियस अगर मान लो 1 माने, इकाई माने, उसके एवज में यदि आप किसी परमाणु त्रिज्या की बात करते हो तो परमाणु त्रिज्या जो है ना वो लगभग होती है 62,500 यानी 62,500 गुणा, यानी 62,500 टाइम्स इतना बड़ा होता है हमारा परमाणु। किसकी एवज में? हम कहते हैं नाभिक के एवज में। तो देखो ये जो हमारा फैक्ट है ना, इसके अंदर अभी मैं चलूंगा, आपको लेके चलूंगा। उससे पहले देखो हमने ये क्या जाना कि जो आपके परमाणु का आकार है, इस बात से अपन कल्पना कर रहे हैं, केवल हम एक कंपैरिजन करते हुए कल्पना कर रहे हैं कि परमाणु की तुलना में नाभिक जो है वो 62,500 गुणा छोटा है। परमाणु कितना छोटा होता है? 10⁻⁻10 मीटर। उससे भी 62,500 गुणा नाभिक क्या है? छोटा है। अब सुनना, ये बात उतनी ही अविश्वसनीय है जितना सपोज करो कि मेरे पास कोई एक गोल्फ बॉल हो। अब देखो हालांकि मेरे पास बॉल तो नहीं है, लेकिन बॉल के जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, स्फेरिकल ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मेरे प्यारे साथियों नाभिक कंसिडर करता और इसके चारों तरफ, जिसकी देखो आपको रेडियस जो है ना वो लगभग 2 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, तो देखो 2 सेंटीमीटर रेडियस की मेरे पास ये गोल्फ बॉल है। अगर मैं इसकी तुलना करता, इसका कंपैरिजन करता इस किसी परमाणु के साथ में, जिस परमाणु का जो नाभिक है वो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो सुनना, इसकी जो परमाणु त्रिज्या है प्यारे साथियों वो होती 1.2 किलोमीटर्स। यानी अगर ये इतना सा नाभिक है ना मेरे पास, अगर ये इतना सा नाभिक है मेरे पास, तो इसके लिए जो इसका परमाणु होता है, उस परमाणु की जो साइज होती वो 1.2 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर से ज़्यादा की परिधि के अंदर इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। सोचो, परमाणु अगर इतना बड़ा होगा तो उसका नाभिक इतना सा है, तो अपने तो परमाणु एक्चुअल के अंदर 10⁻⁻10 मीटर के होते हैं, तो सोचो नाभिक कितना छोटा होगा। तो यहाँ पर हम इस डीप में जाने का हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो एक्चुअल में कितनी छोटी है, हाउ स्मॉलर द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन एक्चुअल, इतनी छोटी होती है। अब फैक्ट्स की मैं बात करता हूं तो एक तो फैक्ट मैंने आपको देखो ये बताया, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, उनकी तुलना में जो हमारा परमाणु है ना उसको अगर नाभिक कंसीडर करें तो हमारा परमाणु बहुत बड़ा होता है। अब एक फैक्ट देखो हम ये लेके चलते हैं, मान लो हमारा जो सन है गैलेक्सी के अंदर, जो हमारा सूर्य है, उसको अगर नाभिक कंसीडर करते हैं तो जो सूरज है उसकी जो रेडियस वो आपको पता कितनी बड़ी होती है, यानी बड़ा एक पिंड है। अगर वो नाभिक होता तो उसकी तुलना में अगर उसके हम परमाणु की बात करते ना, तो उस परमाणु की जो त्रिज्या है प्यारे साथियों वो सुनना, जो आपका सबसे बाह्यतम अगर आप नेपच्यून को भी मानो ना, तो उससे भी 60,000 गुणा, सॉरी 6,000 गुणा, नॉट 60,000, 6,000 गुणा क्या होती, उससे भी ज़्यादा रेडियस होती। कितना बड़ा हो सकता है नाभिक, और उस नाभिक के एवज के अंदर जो आपका जो कितना बड़ा है, मतलब कि कितना छोटा हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है, इसको आप उल्टा ना समझे, कितना बड़ा मतलब कितना सा है वो, उसकी साइज कितनी है, इस इतने बड़े परमाणु की तुलना में आप लोग यहाँ से कल्पना कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं आगे न्यूक्लियर डेंसिटी की। कोई न्यूक्लियस है वो कितना डेंस है, इसको उसकी डेंसिटी कहते हैं। अब देखो जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की, तो समझना ये आपका न्यूक्लियस है कोई, इसके अंदर आपके न्यूट्रॉन्स भी है, इसके अंदर आपके प्रोटॉन्स भी है। तो न्यूक्लियॉन्स जो है इनको अपन सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये सम्मिलित रूप से इसकी डेंसिटी को बनाते हैं। अब अगर कोई नाभिक छोटा है, जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन के एटम की बात करें, तो उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक ही आपका प्रोटॉन है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन जब हम जाते हैं हायर जो साइज के हमारे न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर, तो देखो जो हायर साइज के हमारे न्यूक्लियस, जैसे अपन बात करते हैं यूरेनियम की, तो इसके अंदर लॉट्स ऑफ अमाउंट के अंदर, जैसे इसके अगर मैं न्यूक्लियन की बात करता हूँ यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम के अंदर न्यूक्लियंस की जो नंबर है वो कितने 235 है, 235 है। यानी यूरेनियम के नाभिक के अंदर 235 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन टोटल संख्या के अंदर है। अब जब इतने सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं तो वो पास पास रहते हैं, जिसके कारण से उनकी डेंसिटी जो है वो बढ़ी रहती है। अब ये जो डेंसिटी है ना, इसकी खास बात सुनना। इस डेंसिटी के लिए मैं अभी देखो आपके लिए कर्व बनाऊंगा, तो उस कर्व के अंदर अपन को और ज़्यादा समझ आएगा। पहले मैं आपको देखो बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि इसकी जो आप ये बाहर वाला आउटर शेल देख रहे हो ना, इसका एग्जिस्टेंस नाभिक के अंदर नहीं होता, मतलब ये धुंधली होती है, आप ये कह सकते हो। एग्जैक्टली अपन नहीं कह सकते कि किसी भी नाभिक का जो आकार है वो इतना है। हाँ, हम अनुमानतः ये कहते हैं कि 10⁻⁻15 मीटर या फेम्टोमीटर की कोटि का नाभिक की जो साइज है वो होती है। अब सुना, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, किस किस के बीच में, एक तरफ तो देखो मैं लूँगा न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है उसके बीच में, और उसके एवज में मैं बात करूँगा जो आपके रेडियस है ना उसके साथ में। देखो यहाँ पे मैं मान लो जो न्यूक्लियर आपकी डेंसिटी उसको ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं रेडियस को ले रहा हूँ। ये हमारी क्या है, रेडियस है किसी भी अपने न्यूक्लियस की। अब इसके लिए देखना जो ग्राफ है प्यारे साथियों, वो ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये कुछ इस प्रकार का आपका ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अंदर हम देखो कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाले हैं, इसको सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे
कुछ डॉटेड लाइंस करता हूँ, इसको आर डैश नाम दे रहा हूँ मैं। अब सुनना, यहाँ पे देखो आपको ये ग्राफ जो है वो लगभग कांस्टेंट सा दिखाई दे रहा है। इसके कांस्टेंट दिखाई देने का कारण क्या है? मैं कहता हूँ जब हम इसकी मैथमेटिकली यदि बात करें तो अपन कहते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? पी डेंसिटी हमेशा अपन को पता है क्या होगी, द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी मास अपॉन जो आपका वॉल्यूम होता है वो। अब देखो जो आपका एटम होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के लिए यदि मैं बात करूँ तो इसको एक स्फेरिकल अपन मान सकते हैं। तो इसके लिए जो इसकी डेंसिटी होगी रो, वो डेंसिटी किसके बराबर होगी? इसका जो मास है। अब इसका जो मास है उसको मैं एटॉमिक नंबर ए से कर रहा हूँ रिप्रेजेंट। देखो मास को जनरली अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर अगर आपके a क्या है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या है, तो सबका जो अगर अपन बात करें मास वो क्या हो जाएगा? am हो जाएगा। एक न्यूक्लियॉन का मास m है तो सभी न्यूक्लियॉन्स का मास कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। देखो 4/3 पाई आर क्यूब से मैं इसको करूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आर अपन ने कैपिटल ले रखा तो अपन कैपिटल ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से देखना प्यारे साथियों, ये क्या है? आपका घनत्व है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि नाभिक जो होता है ना, इसका घनत्व अंदर अचर होता है, नियत रहता है। ये कौन बता रहा है? ये ग्राफ अपन को बता रहा है। अब ग्राफ से अपन ने क्यों माना? क्योंकि अपन नाभिक को अंदर जाके देख नहीं सकते कि वो कितना ज्यादा डेंस है, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके लिए अपन को जब ये ग्राफ मिला तो उस ग्राफ से अपन को ये चीज स्पष्ट हुई कि जो नाभिक है ना, उसका घनत्व जो है वो इसकी त्रिज्या लगातार बढ़ाएं, अगर अपन केंद्र से बाहर की तरफ चले तो एक सर्टेन पीरियड आने के बाद तक ये जो इसका डेंसिटी है वो बिल्कुल से नियत रहती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब यहाँ से लेके यहाँ तक चलता हूँ, उसकी परिधि की ओर चलता हूँ, तो उस समय नाभिक का घनत्व नियत है। घनत्व नियत होने का मतलब क्या है कि एकांक जगह के अंदर जो आपके न्यूक्लियॉन्स है ना, इनकी संख्या क्या है? समान है। फिर आगे जा गया, जब मैं गया तो मुझे देखो एक ग्राफ नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ मुझे बता क्या रहा है? इस तरफ हम लोग बात करें डेंसिटी की, यानी देखो अगर मैं दूरी को बढ़ा रहा हूं तो आगे चलने पर डेंसिटी लगातार गिरती जा रही है। इसका मतलब कि मान लो कि यहां तक तो ग्राफ था अपना कांस्टेंट, और इसके बाद जैसे अपन आगे चले तो हमारी जो डेंसिटी वो लगातार गिर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके बाहर वाली मैंने सरफेस आपको 2-3 बार पहले बता भी दिया, ये फिक्स नहीं होती। इसको हम लोग कल्पना के तौर पर रखते हैं, इसको हम लोग काल्पनिक मानते हैं। इसलिए जो नाभिकीय त्रिज्या, इसको भी हम लोग माध्य त्रिज्या के रूप में लेते हैं, इसको अपन पूर्ण त्रिज्या नहीं कहते। तो देखो यहाँ पे आप देखते हो कि लास्ट के अंदर आपको डेंसिटी अपने आप ही कम दिखाई दे रही है, क्योंकि लास्ट वाली जो सरफेस है ना वो फिक्स है नहीं, तो इसलिए इसकी डेंसिटी देखो लगातार घटती जाती है। और एक टाइम आने के बाद जैसे मान लो आप यहाँ से बाहर निकल गए तो यहाँ पे आपको कोई भी न्यूक्लियॉन दिखाई नहीं दे रहा। तो जब आपको न्यूक्लियॉन दिखाई नहीं दे रहा तब वहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स की डेंसिटी है वो भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपका ग्राफ क्या है? तो इस ग्राफ से अपन को ये चीज पता चली कि न्यूक्लियस के अंदर जो आपका घनत्व है वो तो नियत होता है। इसका मतलब ये राशि पूरी की पूरी क्या है? कांस्टेंट है। तो देखना जब ये वाली राशि कांस्टेंट है, इस राशि के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4/3 ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। जो m द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg न्यूक्लियॉन्स का होता है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो जब मैं इन सब कांस्टेंट को एक बार मिला दूं इस इक्वल के साइन के साथ में, तो देखो मुझे क्या मिलेगा? मैं ये कह सकता हूं कि आपको कि जो r³ है इसको मैं जब इधर भेजूंगा तो ये बनेगा r³ और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट के अंदर चलेगी। इधर कौन बचा? केवल a बचा। तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। सिंपल सी बात है भाई, इसमें तो नॉर्मल सी फिजिक्स क्लास आपने 12th के अंदर न्यूक्लियस वाले चैप्टर 13 के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी, फिर उसके बाद आपने बीएससी में भी पढ़ी है, तो आपको इसमें कहीं कोई शंका कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। अब ये r³ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है। अब इसको जब मैं सोल्व करता हूँ प्यारे साथियों, तो आपको पता है भी r का ऊपर क्यूब इधर जाएगा तो पावर 1/3 हो जाएगी। और जब अपन फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना, जब भी समानुपाती का निशान हम लोग हटाएंगे तो एक तो आएगा इक्वल का सिंबल और एक आएगा कोई भी कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे देखना है जो कॉन्स्टेंट है आपको प्राप्त होता है r = r0 के रूप में a की पावर 1/3। अब देखना यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिला है। what does this result means? इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो आपका नाभिक है उसकी जो रेडियस होती है वो उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है उसकी पावर का 1/3 गुणा के बराबर होती है। ये r जो ना, ये तो क्या है? एक नियतांक है। अगर आप इस वाले रिलेशन से कुछ समझना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी जो आपका नाभिक होता है उसकी जो रेडियस होती है वो उसकी जो द्रव्यमान संख्या a है उसकी पावर का 1/3 के समानुपाती होती है। यानी जो आपका ये ना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये जितने ज़्यादा होंगे उसकी पावर आप 1/3 करोगे, और उसके ऊपर कौन डिपेंड करेगी? हमारे नाभिक की त्रिज्या। मीन्स अगर कोई नाभिक की त्रिज्या नापे तो वो डिपेंड किस पे करेगी? आपकी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना इनके ऊपर, न कि ऑन द मास ऑफ द न्यूक्लियस, न कि
जो आपका न्यूक्लियन है ना, या आपका जो नाभिक है उस नाभिक के भार पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि उसके अंदर जितने न्यूक्लियंस है ना उनके की जो संख्या है उनके ऊपर ही डिपेंड कर रही है। तो ये देखो आपका ग्राफ बताता है। तो ये आपका था न्यूक्लियस डेंसिटी कर्व। तो देखो अपन को जो ये एमएससी की या बीएससी की हमारी फिजिक्स है उसके अंदर बेसिकली बस इतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी है कि साइज ऑफ न्यूक्लियंस क्या है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके ऊपर जो फैक्ट है, 2 फैक्ट अपन ने बात करी। एक तो आप प्लेनेट का, सोलर प्लेनेट है, इसका अपन फैक्ट देखेंगे, और एक जो अगर अपने पास 2 सेंटीमीटर की कोई बॉल है तो उसके एवज में हमारे परमाणु त्रिज्या कितनी होगी, तो हम लोगों ने देखा कि 1.2 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट होगी। ठीक है, फिर हमने देखो न्यूक्लियर डेंसिटी को देखा। डेंसिटी जो होती है जब अपन प्रैक्टिकल इसको देखते हैं तब ये डेंसिटी बिल्कुल से आपकी होती है कॉन्स्टेंट। कहाँ पे? आपके इन बिटवीन द ये सरफेस और इसके बीच में। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखो समझ सकते हो। जैसे अपन पृथ्वी है, इसको अगर अपन इसके अंदर गड्ढा खोदने लगेंगे तो आप सबको पता है भाई, अगर अपन अर्थ की सरफेस से ऊपर से गड्ढा खोदना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो जनरली अपन को मिट्टी दिखाई देती है। ये मिट्टी अपन आराम से खोद लेते हैं। जैसे जैसे देखो नीचे आते हैं तो नीचे चट्टानें आती है, उनको तोड़ना और मुश्किल होता है। फिर और नीचे जाएंगे तो मान लो गरम गरम लावा है तो उसको बाहर निकलना हमारे लिए और मुश्किल है। तो जैसे जैसे हम लोग डीपर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या है, इसकी डेंसिटी जो है अर्थ की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ग्रेविटेशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखो आपका नाभिक होता है। नाभिक के सेंटर की ओर तो देखो इसकी जो डेंसिटी वगैरह होती है वो हाई फाई होती है, लेकिन बाहर की ओर इसकी डेंसिटी देखो कम होती जाती है। लेकिन जैसे हमने बात करी कि पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सर्टेन पीरियड के बाद में जो डेंसिटी वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये जरूर ध्यान अपन को रखना है कि जो भी आपका नाभिक होगा ना, नाभिक के अंदर उसकी डेंसिटी बहुत अंदर चलने के बाद कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसके जो सरफेस है ना उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसकी सरफेस नियत है। ये जो सरफेस है नियत नहीं होती, इसलिए हम लोग इसकी जो माध्य त्रिज्या है वो ज्ञात करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये था आपकी आज की इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग ने इन 4 टॉपिक्स को देखा आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर। और आगे जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड भी रहेंगे आपके, और जो आपका ज्ञान है न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर उसको बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। थैंक यू।